आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। वर्धमान लिमिटेड कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as on application ₹3 per share, on allotment ₹3 per share, on first call ₹2 per share, and on second and final call ₹2 per share. Applications were issued for 48,000 shares and allotment was made to all the applicants fully. All installments due on shares were called up by the company and details of amount received on shares are as under. अब नीचे कितने शेयर पे कितना अमाउंट मिला यह दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड उसके सामने लिखा गया अमाउंट रिसीव्ड देयर। 40,000 shares full amount, 5,000 shares on the ₹8 per share, 1,800 shares on the ₹6 per share, 1,200 shares on the ₹3 per share। 5 जर्नल एंट्रीज। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, पहली बात तो इसमें इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है क्योंकि कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन केवल 48,000 शेयर्स के लिए आए और इसलिए हम ये कहेंगे कि इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी उसके 90% से अधिक के लिए आए, इसलिए कंपनी 48,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 48,000 शेयर्स इशू कर रही है, फुल अलॉटमेंट जिसने जितने मांगे उसको, क्योंकि वैसे भी कंपनी के पास शेयर्स ज़्यादा है और एप्लीकेशन कम शेयर्स के लिए आए। अब यहाँ पे कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और फेस वैल्यू है इशू प्राइस है क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे नहीं है, एट पार इशू किए जा रहे हैं। और वो 10 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू है उसको कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है। एप्लीकेशन के साथ ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 पर शेयर। और सारे ही इंस्टॉलमेंट्स कंपनी ने यहाँ मंगवाए हैं शेयर होल्डर से और कितने शेयर पे कितना अमाउंट कंपनी को मिला है ये यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 40,000 शेयर्स पे तो कंपनी को फुल अमाउंट मिला। इसका मतलब ये है कि पूरा 10 रुपीज़ पर शेयर मिल गया, एप्लीकेशन मनी से लेकर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हर कॉल का अमाउंट मिल गया। 5,000 शेयर से ऐसे जिन पे ओनली ₹8 पर शेयर मिला है। अब ₹8 पर शेयर मिला है, क्या क्या मिला होगा? एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने ₹3 मंगवाया था, ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे मंगवाया था ₹3 पर शेयर और फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर मंगवाया था। और जब ये कहा जा रहा है कि 5,000 शेयर्स पे ओनली ₹8 पर शेयर मिला, शेयर 10 रुपीज़ का है और 5,000 शेयर्स ऐसे जिसमें ओनली ₹8 पर शेयर मिला है, इसका साफ मतलब ये है कि आखिरी वाला कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल जो था ₹2 पर शेयर वो इन 5,000 शेयर्स पे नहीं मिला। ₹8 पर शेयर मिला, इसका मतलब इन 5,000 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर मिला, अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर मिला और फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर मिला। इस तरह ₹8 पर शेयर मिला है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, ये इनका कॉल सीरीज हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताया गया है कि 1,800 शेयर्स ऐसे जिन पे ओनली ₹6 पर शेयर प्राप्त हुआ है कंपनी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 रुपीज़ का जो शेयर था, 10 रुपीज़ पर शेयर, उसमें से केवल ₹6 पर शेयर मिला है इन 1,800 शेयर्स पे। तो जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल था ₹2 ईच, वो दोनों कॉल्स का अमाउंट इसका मतलब इनका नहीं मिला है। इनका केवल एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर, इस तरह ₹6 पर शेयर मिला, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं मिला। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट ये 1,800 शेयर्स का एरियर्स में है, कॉल्स इन एरियर्स। और ये जो 1,200 शेयर्स है जो सबसे आखिरी में लिखा है, इस पे बताया गया है कि ओनली ₹3 पर शेयर मिला है। 10 रुपीज़ पर शेयर जो शेयर की इशू प्राइस थी, इसमें से ये 1,200 शेयर्स पे केवल ₹3 पर शेयर मिला। इसका मतलब ₹7 पर शेयर इनका कॉल्स इन एरियर्स है, ₹7 पर शेयर मिला नहीं है इनका। अब केवल
₹3 पर शेयर मिला, इसका साफ मतलब ये है कि ये 1200 शेयर्स पे ओनली एप्लीकेशन मनी मिला है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर था। इनका केवल एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर मिला है। इसके बाद का कोई भी इंस्टॉलमेंट इनका नहीं मिला, ना अलॉटमेंट मनी मिला, ना फर्स्ट कॉल मनी मिला, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इसका मतलब ये 1200 शेयर्स ऐसे हैं जिनका अलॉटमेंट से लेकर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक का हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कॉल से रिलीज हो गया, केवल एप्लीकेशन मनी मिला है शेयर्स में। तो आज के इस क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन भी है और कॉल से नीरज भी है। ऐसे क्वेश्चंस इसके पहले के लेक्चर्स में मैं करवा चुका हूँ, बस इसके पहले के लेक्चर्स में और इसके पहले के क्वेश्चंस में और आज के क्वेश्चन में केवल यही डिफरेंस है कि क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। यहाँ स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया कि कितने शेयर पे कौन कौन से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं आया है। यहाँ इसको अलग तरीके से बताया गया है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। और किस तरीके से बताया गया है वो आपके सामने, बस ये बताया गया है कि 40,000 शेयर्स पे तो फुल अमाउंट मिला, मतलब कोई कॉल से निवेश नहीं हुआ उनका। 5,000 शेयर्स पे ऑनली ₹8 पर शेयर मिला, इसका मतलब इनका सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कॉल से निवेश हो गया। 1,800 शेयर्स पे ऑनली ₹6 पर शेयर मिला, इसका मतलब इनका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, फर्स्ट एंड सेकंड फाइनल का अमाउंट कॉल से निवेश हो गया। और 1,200 शेयर्स पे ऑनली ₹3 पर शेयर मिला, इसका मतलब ये है कि इनका अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी, ये तीनों ही इंस्टॉलमेंट इनके कॉल से निवेश हो गए। चलिए अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये देख लेते हैं कि यदि इस तरह से हर इंस्टॉलमेंट का कुछ ना कुछ शेयर होल्डर का अमाउंट नहीं मिला है कंपनी को, यहाँ कोई भी इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं है जिसका कॉल इन एरियस, जिसका अमाउंट एरियस में ना हो। हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कुछ ना कुछ शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, हर इंस्टॉलमेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट कॉल से एरियस हुआ है। तो हम ये देख लेते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट का अनपेड अमाउंट कितना है, और ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जब बैंक अकाउंट में आया तो फिर कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में उस समय आया है। इसका कैलकुलेशन हम पहले वर्किंग नोट में कर लेंगे। देखिए यहाँ ऐसा बताया गया है कि 1,200 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे केवल ₹3 पर शेयर मिला है, ओनली ₹3 पर शेयर। तो इसका साफ मतलब है कि ये 1,200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं मिला, सेकंड कॉल भी नहीं मिला। तो अब अलॉटमेंट मनी केवल ये 1,200 शेयर्स है जिस पे नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद में जो इसके ऊपर जो बताया गया है 1,800 शेयर, उनमें तो ₹6 पर शेयर मिला है। इसका मतलब उनका तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिल चुके हैं, उनका फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट कॉल से निवेश है। और जो 5,000 शेयर्स है उनका केवल सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट का अमाउंट कॉल से निवेश है। तो अलॉटमेंट का तो कॉल से निवेश केवल ये 1,200 शेयर्स का ही हुआ है जिन पे ओनली ₹3 पर शेयर मिला है। तो अब इनका अनपेड अलॉटमेंट मनी है कितना, तो हम देखिए केवल 1,200 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, बाकी सबका मिल गया है। तो अलॉटमेंट मनी अनपेड इज इक्वल टू 1,200 शेयर्स, और अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, ₹3 पर शेयर। तो 1,200 शेयर्स इनटू ₹3 पर शेयर, इसका मतलब ये हो रहा है ₹3,600। तो अलॉटमेंट का टोटल ₹3,600 नहीं मिला। फिर अलॉटमेंट का अमाउंट आया कितना है बैंक अकाउंट में, जब अलॉटमेंट मनी आएगा बैंक अकाउंट में तब कितना आया होगा। तो अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कितना होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितना होगा। अब कंपनी ने ओनली 48,000 शेयर्स इशू किए हैं और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹3। तो 48,000 शेयर्स इंटू ₹3
माइनस ये ₹3,600 जो अनपेड। देखिए 48,000 शेयर्स इंटू ₹3, ये कैलकुलेशन जो है ये बताएगा कि टोटल अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू कितना था, और उसमें से ये ₹3,600 अनपेड है। ये 3,600 माइनस करके जितना अमाउंट आ रहा है वो अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो रहा था, 48,000 इंटू ₹3, वो हो रहा था 1,44,000। ठीक है, अब इस 1,44,000 में से ₹1,44,000 में से ये ₹3,600 नहीं मिला कंपनी को इन 1,200 शेयर्स का, तो कंपनी को मिला कितना, देखिए 1,44,000 माइनस 3,600, तो कंपनी को मिला है 1,40,400। 1,40,400। ठीक है, अलॉटमेंट का केवल कंपनी को मिला है 1,40,400। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का मनी कितना नहीं, फर्स्ट कॉल का मनी कितना है, तो पहले ये देखता हुआ कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट आया कितना। फर्स्ट कॉल मनी अनपेड। अब देखिए फर्स्ट कॉल, तो ये जो 1,200 शेयर्स है जिन पे केवल कंपनी को ₹3 पर शेयर मिला है, इनका भी फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला, क्योंकि ₹3 पर शेयर मिला यानी ओनली एप्लीकेशन मनी मिला। उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तीनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये 1,200 शेयर्स का नहीं मिला। और ये जो 1,800 शेयर्स है जिन पे बताया गया है कि इन पे केवल ₹6 पर शेयर मिला, ₹6 पर शेयर मिला, इसका मतलब उनका भी केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिला है, फर्स्ट कॉल उनका भी नहीं मिला। अब वो जो 5,000 शेयर्स है उनका तो ₹8 पर शेयर मिल चुका है, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर और फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर, 3 + 3 + 2 8। इसका मतलब उनका तो फर्स्ट कॉल मनी तक सब मिल गया, ओनली सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। हम तो अब ये देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉल मनी कितने शेयर्स का नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल मनी ये 1,200 शेयर्स का भी नहीं मिला जिन पे केवल ₹3 पर शेयर मिला है, और ये 1,800 शेयर्स का भी नहीं मिला जिन पे केवल ₹6 पर शेयर मिला है, उनका भी केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मिला है। तो टोटल फर्स्ट कॉल मनी तो 1,200 शेयर्स और 1,800 शेयर्स है, कुल मिला के 3,000 शेयर्स का नहीं मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे 3,000 शेयर्स इंटू ₹। अब फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर था, तो इसका मतलब 3,000 शेयर्स इंटू ₹2, ₹6,000 फर्स्ट कॉल का। तो फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट बैंक अकाउंट में आया कितना, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कितना था शेयर होल्डर, और उसमें से ये 6,000 नहीं आया, तो जो बचा हुआ है वो आया है। तो हम यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था, उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे, 48,000 शेयर्स जो कंपनी ने इशू की है, उसको फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर ₹2 से मल्टीपल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू कितना था शेयर होगा, 48,000 शेयर्स इंटू ₹2, और उसमें से 6,000 नहीं आया तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस ₹6,000। अब 48,000 इंटू ₹2 हो रहा है 96,000, और इस 96,000 रुपीज़ में से ये ₹6,000 अनपेड नहीं आया, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल का केवल 90,000 रुपीज़ मिला है। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट रिसीव हुआ इट इज ओनली ₹90,000। ठीक है, अब
अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आया बैंक अकाउंट पे, फर्स्ट कॉल का कितना आया, इसका कैलकुलेशन हम कर चुके। अब केवल सेकंड कॉल पे कितना नहीं आया ये देखना है। तो क्योंकि सेकंड कॉल पे भी ₹2 पर शेयर ही ड्यू है, जितना फर्स्ट कॉल पे ड्यू था उतना ही अमाउंट रुपीस सेकंड कॉल पे ड्यू है। लेकिन सेकंड कॉल का अमाउंट कितने शेयर्स का नहीं आया, तो देखिए ये जो 1200 शेयर्स है जिनका केवल ₹3 पर शेयर मिला है, इनका भी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आया, क्योंकि उनका भी केवल एप्लीकेशन मनी आया, बाद में कुछ नहीं आया। ये जो 1800 शेयर्स है जिन पे बताया गया है कि ओनली ₹6 पर शेयर मिला, इनका भी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, क्योंकि इनका ₹6 पर शेयर मतलब ओनली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिला, बाद में कुछ नहीं मिला, तो इनका भी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आया। और ये जो 5000 शेयर्स है उन पे बताया गया है कि ओनली ₹8 पर शेयर मिला, ओनली ₹8 पर शेयर मिला, इसका मतलब ये आखिरी वाला जो सेकंड एंड फाइनल कॉल था ₹2 पर शेयर वो नहीं मिला। इनका केवल एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर और फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर, इस तरह ₹8 पर शेयर मिला। सेकंड एंड फाइनल कॉल इनका भी नहीं मिला। तो फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल कुल कितने शेयर्स का नहीं मिला, 1200 शेयर्स प्लस 1800 शेयर्स प्लस 5000 शेयर्स, कुल मिला के 8000 शेयर का सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी नहीं मिला है। मैं उसका भी कैलकुलेशन यहाँ बता देता हूँ, पहले इस कैलकुलेशन को थोड़ा देख लीजिए। ये अलॉटमेंट मनी कितना बैंक अकाउंट में आया, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। पहले हमने ये देखा कि अलॉटमेंट मनी कितना नहीं मिला, 1200 शेयर्स का नहीं मिला, और अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹3 पर शेयर, तो 1200 शेयर्स इंटू ₹3, कुल मिला के 3600 अलॉटमेंट मनी अनपेड। अब अलॉटमेंट मनी सारे शेयरहोल्डर पे ड्यू हो रहा था 48000 शेयर्स इंटू ₹3, 1,44,000, उसमें से 3600 ये नहीं आया, तो आया कितना, 1,40,400। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी कितना आया बैंक अकाउंट में, वो आपने किस तरह कैलकुलेट किया। फर्स्ट कॉल मनी 3000 शेयर्स का नहीं आया, तो 3000 शेयर्स और फर्स्ट कॉल मनी था ₹2 पर शेयर, तो 3000 शेयर्स इंटू ₹2, 6000 अनपेड है फर्स्ट कॉल का। और फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे, 48000 शेयर्स इंटू ₹2, 96,000 में से ये 6000 नहीं आया, इसका मतलब केवल 90,000। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना, देखिए अब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अनपेड, कितना अनपेड है, मैंने पहले बताया कि सेकंड एंड फाइनल कॉल को कुल मिला के 8000 शेयर्स का नहीं आया, ठीक है। 8000 शेयर्स का कितना हो जाएगा, 8000 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 पर शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट जो है ₹2 पर शेयर है, तो 8000 शेयर्स का कितना हो जाएगा, 8000 शेयर्स इंटू ₹2, मतलब ₹2 पर शेयर, ठीक है, ₹2 पर शेयर। इसका मतलब 8000 शेयर्स इंटू ₹2 पर शेयर मतलब ₹16,000, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का अनपेड है, नहीं मिला कंपनी को। अब फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल का बैंक अकाउंट में अमाउंट आया कितना, तो अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब वो कैसे कैलकुलेट करें, हम ये देखेंगे कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू कितना है, ठीक है। अब देखिए पहले देखेंगे कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू कितना है, और जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू है उसमें से 16,000 नहीं आया,
तो अब सेकंड एंड फाइनल कॉल पे टोटल ड्यू कितना होगा? कंपनी ने 48,000 शेयर्स इशू किए हैं और पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी है ₹2 जैसा फर्स्ट कॉल मनी था। 48,000 शेयर्स इंटू ₹2 और माइनस इसमें से ये 16,000 नहीं आया, इसको माइनस कर देंगे तो ₹96,000 माइनस ₹16,000। इसका मतलब केवल ₹80,000 सेकंड एंड फाइनल कॉल का आया है, ठीक है। बैंक अकाउंट में ओनली ₹80,000 आया है। चलिए ये सारे कैलकुलेशन हो गए, हमने देख लिया कि सेकंड एंड फाइनल कॉल का मनी अनपेड कितना है, 8,000 शेयर्स का है। 8,000 शेयर्स इंटू ₹2 मतलब ₹16,000 ये अनपेड। अब फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल का बैंक अकाउंट में आया कितना होगा? तो अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू 48,000 शेयर्स इंटू ₹2। ये 48,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ₹2 पर शेयर है। तो 48,000 शेयर्स इंटू ₹2 96,000 ड्यू हो रहा था शेयर और उसमें से ये 16,000 ये अनपेड है, नहीं आया। तो 96,000 में से यदि 16,000 नहीं आया तो 96,000 माइनस 16,000, ठीक है। 96,000 में से 16,000 नहीं आया तो 96,000 माइनस 16,000 ₹80,000 सेकंड एंड फाइनल कॉल का आया है, ठीक है। अब ये सारे कैलकुलेशन हो गए। इसके बाद हम आज के क्वेश्चन के एंट्रीज शुरू करेंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं एप्लीकेशन मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तो फर्स्ट एंट्री जो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, वो किस तरह की होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चलिए ये मैंने यहाँ लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना? जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है वो इसका अमाउंट होगा। एप्लीकेशन मनी आया कितना है? कंपनी भले 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी लेकिन वो इशू और अंडर सब्सक्राइब हो गया और ओनली 48,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी के पास एप्लीकेशन आया। और कंपनी तो 48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो 48,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ही इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब 48,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हो कितना रहा है? एप्लीकेशन मनी पर शेयर था 3 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹3, ठीक है। तो 48,000 शेयर्स का हो गया 1,44,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,44,000, ये हो गए फर्स्ट एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने के। अब इसके बाद एप्लीकेशन मनी आप जानते हो सेकंड एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब इस एप्लीकेशन मनी में कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है और ना ही ये इशू और सब्सक्राइब हुआ था। अगर इशू और सब्सक्राइब हो जाता तो ये इंटायर एप्लीकेशन मनी इंटर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो सकता था। जितने शेयर अलॉट किए जा रहे हैं उतने का ही होता था, लेकिन इशू और सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब है। तो जितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया है उतने शेयर्स कंपनी ने लोगों को अलॉट भी किए हैं। तो ये इंटायर एप्लीकेशन मनी कंपनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड नहीं है। यदि प्रीमियम इंक्लूड होता तो इसमें से कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता, कुछ शेयर कैपिटल। पर क्योंकि आजकल क्वेश्चन में शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो ही नहीं है, एक्ट है, तो इंटायर एप्लीकेशन मनी हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और उसकी एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यही रहेगा एंटायर 1,44,000 ये यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 1,44,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,44,000 ये एप्लीकेशन मनी को आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू जब होता है तो उसकी एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू अगर होता है तो उसकी एंट्री किस तरह से होती है? यदि उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है तो फिर उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आज के शेयर्स, आज के क्वेश्चन में शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो ही नहीं रहे, एट पार है, तो फिर इसी तरह की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी का ड्यू है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹3 और कंपनी ने 48,000 शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन मनी का अमाउंट था उतना ही अलॉटमेंट मनी ड्यू का अमाउंट होगा 1,44,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,44,000। ये हो गई अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में जब आता है तब कैसे एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इस एंट्री का अमाउंट बैंक अकाउंट में जो डेबिट किया जाता है वो कौन सा होता है? जितना अलॉटमेंट मनी वास्तव में बैंक अकाउंट में आया है वो इस एंट्री में अलॉटमेंट बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अब हम पहले देख चुके थे अलॉटमेंट मनी कितना आया है। सारे शेयर होल्डर पे ड्यू जरूर हो रहा था 1,44,000, लेकिन 1,200 शेयर्स का ₹3 पर शेयर के हिसाब से 3,600 अलॉटमेंट मनी अनपेड आया नहीं। तो इस 1,44,000 में से 3,600 माइनस करके ओनली 1,40,400 ओनली 1,40,400 अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया है। इसका कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर चुके हैं। ठीक है, अब तो फिर इसका मतलब यदि 1,40,400 ही बैंक अकाउंट में आया है अलॉटमेंट मनी, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट भी उतने ही अमाउंट से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,400 और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी उतने ही अमाउंट से करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000। देखिए, आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू की एंट्री में डेबिट किया 1,44,000 से, और जब बैंक अकाउंट में अमाउंट आया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया केवल 1,40,400 से। ये 1,44,000 यहाँ डेबिट किया और यहाँ केवल 1,40,400 क्रेडिट किया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। इसके डेबिट में 1,44,000 का अमाउंट है और क्रेडिट में 1,40,400। इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 3,600। Why it is showing debit balance of ₹3,600? Because allotment money of ₹3,600, ठीक है, due on 1,200 shares was still not received। ठीक है, 1,200 shares पर ड्यू ₹3,600 का अलॉटमेंट मनी अभी भी कंपनी को नहीं मिला है, और इसलिए वो 3,600 अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस बता रहा है। अब यदि उस 3,600 के अनपेड अलॉटमेंट मनी को कंपनी कॉल्सिनरियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, यदि कंपनी कॉल्सिनरियस अकाउंट मेंटेन करे तो फिर एंट्री किस तरह की होगी? फिर इसकी अल्टरनेटिव एंट्री होगी, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है,
ये अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने के ऑल्टरनेटिव एंट्री इन केस कंपनी मेंटेन्स फॉल्स इन एरियस अकाउंट। ऐसे केस में ये अल्टरनेटिव एंट्री और वो किस तरह हो रही है, बैंक अकाउंट तो उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना एक्चुअली बैंक अकाउंट में आया है, मतलब 1,40,400, लेकिन वो जो 3,600 अनपेड अलॉटमेंट मनी है उसको आप हम यहाँ पॉलिसी इन एरियस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। पॉलिसी इन एरियस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी पॉलिसी इन एरियस नामक एक अकाउंट यदि मेंटेन करती है तो उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,400, पॉलिसी इन एरियस अकाउंट डेबिट 3,600 और इसके अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अब ठीक 1,44,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,44,000। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,400, पॉलिसी इन एरियस अकाउंट डेबिट 3,600, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,44,000। ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की अल्टरनेटिव एंट्री हो गई यदि कंपनी पॉलिसी इन एरियस अकाउंट मेंटेन करती है। चलिए, अब इसके बाद में फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री, वो किस तरह होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और इस एंट्री का अमाउंट कितना फर्स्ट कॉल मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब कंपनी ने 48,000 शेयर इशू किए और फर्स्ट कॉल पे ड्यू है केवल ₹2 पर शेयर, तो 48,000 शेयर्स इंटू ₹2, 96,000 इस एंट्री का अमाउंट, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एंट्री कैसी होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 96,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 96,000, ये फर्स्ट कॉल मनी के ड्यू होने की एंट्री। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा, शेयर होल्डर जब बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल मनी डिपॉजिट करेंगे तब कैसे एंट्री होती है, उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट उतने अमाउंट से किया जाएगा जितना फर्स्ट कॉल मनी वास्तव में बैंक अकाउंट में आया है। और बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल मनी वास्तव में कितना आया है इस क्वेश्चन में, वो हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कितना मनी आया फर्स्ट कॉल का बैंक अकाउंट में, इसका कैलकुलेशन हम पहले कर चुके। टोटल 96,000 ड्यू जरूर था, लेकिन 3,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया बैंक अकाउंट में। ये देखिए, जो 1,200 शेयर्स है जिन पे केवल ₹3 पर शेयर मिला है, इनका केवल एप्लीकेशन मनी मिला है। इनका अलॉटमेंट से लेकर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक कुछ भी नहीं मिला, मतलब फर्स्ट कॉल मनी इनका भी नहीं मिला। और ये जो 1,800 शेयर है जिनमें ऑनली ₹6 पर शेयर मिला है, उनका भी फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला, क्योंकि ₹6 पर शेयर मिला। इसका मतलब केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिला, फर्स्ट कॉल इनका भी नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल मनी टोटल 3,000 शेयर्स का नहीं मिला, ये हम पहले ही वर्किंग नोट बनाते समय देख चुके हैं। अब 3,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी जो अनपेड है वो कितना हो गया, पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ₹2 है, तो 3,000 शेयर्स का हो गया 3,000 शेयर्स इंटू ₹2, 6,000। वो 6,000 इस 96,000 में से अनपेड है। ये जो 96,000 ड्यू हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे फर्स्ट कॉल मनी, उसमें से 6,000 अनपेड है, 6,000 नहीं आया। तो कितना आया, तो बैंक अकाउंट में आया ओनली 96,000 माइनस 6,000, 90,000, जो हम वर्किंग नोट में बता चुके। ये 90,000 का कैलकुलेशन किस तरह, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,000 की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,000। अब
ये एंट्री हमने ऐसा सोच के की है कि कंपनी किसी प्रकार का पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही, पर यदि कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन करती है तो ये जो 6,000 रुपीज फर्स्ट कॉल का अनपेड है, इसको पॉलिसी निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। उस केस में किस तरह की एंट्रीज होगी? देखिए, उस केस में अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव। देखिए, बैंक अकाउंट तो उतनी अमाउंट से डेबिट होगा जितना वास्तव में बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल का अमाउंट आया है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया है? ओनली 90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, लेकिन वो जो अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है उसको कंपनी फिर पॉलिसी निवेश अकाउंट में डेबिट कर देगी। पॉलिसी एरियस अकाउंट डेबिट 6,000। और ऐसे केस में फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कंपनी टोटल 96,000 से क्रेडिट कर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 96। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, पॉलिसी एरियस अकाउंट डेबिट 6,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 96,000। ये हो गई फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री, इस दृष्टि से कि कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक है, ऐसे केस में जो अल्टरनेटिव एंट्री होती है वो ये है। अब इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी के ड्यू होने के, मैं आपको फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में जब आता है तब कैसी एंट्री होती है वो भी पता चुका। एप्लीकेशन मनी को वहाँ से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री भी पता चुका। यानी एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्रीज हो गई। अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री भी बता चुका। अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव होता है तो उस केस में भी 2 एंट्रीज बता चुका मैं। यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन कर रही है तो कैसी एंट्री होती है, और यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो कैसे। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की भी एंट्री हो चुकी है। फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव होता है तो उसकी भी 2 तरह की एंट्री बता चुका। एक कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन निवेश अकाउंट, वैसे केस में ये एंट्री होगी। एंड इफ कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल्स इन निवेश अकाउंट, तो इससे पहले जो एंट्री मैंने करवाया उस तरह की एंट्री, मतलब फर्स्ट कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की भी एंट्री मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री वो किस तरह होती है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, equity share second and final call account debit to equity share capital account. Equity share second and final call account debit to equity share capital account. अब अमाउंट कितना होगा इस एंट्री का? जितना मनी सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर पे, वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब कंपनी ने 48,000 शेयर्स इशू किए हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी भी ₹2 पर शेयर है। तो इसका मतलब 48,000 शेयर्स इंटू ₹2, 96,000 का अमाउंट ड्यू हो रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 96,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 96,000, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री। इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव होगा तब कैसी एंट्री होगी? यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही तो फिर इस तरह की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट वास्तव में बैंक अकाउंट में आया है वो अमाउंट इस एंट्री का अमाउंट। अब बैंक अकाउंट में सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी कितना आया इसका भी कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर चुके हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल का टोटल 8000 शेयर्स का अमाउंट नहीं आया। 8000 इंटू रुपीज 16,000 नहीं आया। ड्यू था 96,000, उसमें से 16,000 नहीं आया। तो हम देख चुके हैं वर्किंग नोट में कि केवल 80,000 रुपीज बैंक अकाउंट में आया है सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000। ये हो गई बैंक अकाउंट में सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड होने की एंट्री। इस दृष्टि से कि कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, but if company maintains calls in arrears account and it has a practice to transfer the unpaid amount of installments to calls in arrears account, उस केस में कैसे एंट्री? ठीक है, उस केस में अल्टरनेटिव एंट्री होगी। वो एंट्री भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। बैंक अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट होगा 80,000, जैसा जिसके पहले वाले एंट्री में हमने किया था जब हम ये मान के चल रहे थे कि कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल्स इन एरियर्स। उस एंट्री में बैंक अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट हुआ था उतनी अमाउंट से यहाँ पे डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, लेकिन वो जो अनपेड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी है रुपये 16,000 उसको कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर देगी। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 16,000 और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में टोटल 96,000 से क्रेडिट कर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 96। मतलब एंट्री कैसी हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 16,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 96। ये आज के क्वेश्चंस की लगभग सारी एंट्रीज हो गई। अब आज का ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन तक आप प्रतीक्षा कीजिए कि अगले क्वेश्चन में और क्या नवीनताएं होगी, क्या वेराइटीज़ होगी। आज के क्वेश्चन में एक वैरायटी ये थी कि इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहीं ये नहीं बताया गया था कि कितने शेयर्स का कौन से इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है। केवल ये बताया गया था कि कितने शेयर्स पे कितना अमाउंट प्राप्त हुआ है और उसके आधार पे हमने कैलकुलेशन किया कि कितने शेयर पे कौन कौन से इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट अनपेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी जो अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा वो कुछ नवीनताओं के साथ होगा। वो नवीनताएं क्या होगी उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।